अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल शेख। जी व्यूअर्स, और आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन ओनली ऑन नियो न्यूज़। व्यूअर्स, क्रिकेट का बड़ा मेला पूरी आबोताब से जारी है। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में जहां कल मेज़बान पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान टाकरा हुआ था, वहीं आज दुबई में भी एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। क्रिकेट के मैदान में एक और सनसनीखेज मैच जहां इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। व्यूअर्स, सारा कुछ जानने के लिए यहाँ पर कि कौन होगा चैंपियन, कौन है फेवरेट, मैदान में कौन छाएगा, कौन हारेगा, इन सब सवालात के जवाब देंगे हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर और कौमी मेंस टीम के साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम ऑन द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कल हमने मैच देखा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का। उसके अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान बुरी तरीके से हारी और सारा जो इंतज़ार किया जा रहा है वो किया जा रहा है फ़खर ज़मान की इंजरी पर। और अब एक बड़ी अनाउंसमेंट सामने आ चुकी है पीसीबी की तरफ से कि फ़खर ज़मान इज़ आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? एक बहुत बड़ा अपसेट है फॉर आवर ग्रीन शर्ट्स। इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, अगर आप अपने पहले मैच में अपने की प्लेयर्स से अगर आप महरूम हो जाते हैं, जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, क्योंकि जो वो इससे पहले टीम का हिस्सा नहीं थे ड्यू टू वेरियस रीजंस, उनकी अपनी इंजरीज़ के भी इश्यूज चल रहे थे, और T20 में तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते थे, इसलिए वो वहाँ का बड़ा की फैक्टर पाकिस्तान के लिए वो रोल प्ले करते थे। लेकिन यहाँ पर वनडे में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फ़खर जो है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की ओपनिंग बैटिंग को सहारा देंगे, क्योंकि वो वाहिद ओपनर थे जो कि टीम में थे, जो इम्पैक्ट प्लेयर थे। सर हारून, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप चीफ सिलेक्टर रहे हुए हैं, बतौर चीफ सिलेक्टर आप हमारी इस टीम सिलेक्शन को कैसे देखते हैं कि हम इतने बड़े एक टूर्नामेंट में सिर्फ एक जेन्युइन ओपनर के साथ गए हैं? देखिए, मैं तो इसमें इसलिए जो पूरे ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि ये टीम जो है ना वो अजम्पशंस पे बनी, यानी इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग नहीं थी कि हमारे पास फॉर इंस्टेंस जब भी आप टीम बनाने जाते हैं ना तो पहले अपने टॉप 11 बनाते हैं। टॉप 11 बनाने के बाद लाजमी तौर पर उसमें 2 ओपनिंग बैट्समैन तो होते हैं ना, उसमें कोई भी ओपनिंग बैट्समैन का स्लॉट ऐसा नहीं होता कि जी आप मेक शिफ्ट कर लें। सो जब इन्होंने 11 बनाए तो एक ही ओपनर रखा, फ़खर ज़मान। सो इसका मतलब ये है कि उसके बाद जो आपके 4 रिजर्व आपने बनाने हैं उसमें भी आपने कोई ओपनर नहीं रखा, उसमें भी कोई ओपनर नहीं है। सो इसलिए ये इसमें ये जहन में था उनके कि जी ये पिचेस अच्छी हैं, यहाँ पर बॉलर्स को इतनी हेल्प नहीं मिलती, तो कोई भी जो बैट्समैन है वो रोल प्ले कर लेगा ओपनिंग बैट्समैन का भी, और हम जहाँ जिस मर्जी पे चाहेंगे जिसको हम उसको उस नंबर पे खिला देंगे, यानी फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए। लेकिन उसके लिए होता है कि फिर आपकी तैयारी उसी तरीके से होनी चाहिए ना। अगर आपने ये करना था तो आप उन प्लेयर्स को जिनको आपने, जैसे मैं एक बात करता हूँ आपको, आपने सऊद शकील को ओपन करा दिया, क्या प्रिपरेशन में ऐसा हुआ कि आपने पहले जितनी भी सीरीज खेली उसमें आपने क्या उसको एज एन ओपनिंग बैट्समैन ट्राई किया? आपका प्लान भी था? ये यहाँ पर प्लान तैयार, तो ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनको अब फ़खर ज़मान के हटने से तो बैटिंग बिल्कुल ही वो होगी नहीं, अब पता नहीं लग रहा कि कौन ओपन करेगा। सर, अब इमामुल हक का नाम सामने आ रहा है, अभी तक क्लियर नहीं है वो, क्योंकि अभी उनकी क्लियरेंस होएगी, फिर पता चलेगा कि आईसीसी क्या उनको क्लियर करती है। और अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि 15 जो हमारा 15 मेंबर स्क्वाड है उसमें इमामुल हक का नामो निशान नहीं था, लेकिन वो एज एन ओपनिंग स्लॉट में वो कंसिडर ज़रूर हुए थे। जब ये सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग, तो उन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है, नहीं हम फ़खर ज़मान को रख लेते हैं, बाकी हम किसी को भी ओपन करा देंगे। उन्होंने उस्मान खान को, जो एक भी ओडीआई नहीं खेले, उन्होंने एज ए विकेट कीपर और ओपनिंग बैट्समैन वहाँ रख लिया। अब एक ऐसे शख्स के ऊपर वो कैसे रिलाय करेंगे? आई विश के जहाँ तक आपने आईसीसी की बात की, टेक्निकल कमेटी जो है वो जब ये इंजरी रिपोर्ट जाएगी तो उसको कोई इशू नहीं होगा, पाकिस्तान जिस भी प्लेयर को लेना चाहे। सर, लेकिन इंजरी के ऊपर हम मज़ीद मालूमात ले लेते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं चिराग बलोच। चिराग, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल मिनाइल, आवाज़ आ रही है आपकी मुझे। चिराग, अनफॉर्चुनेटली कल हमने देखा कल के मैच में फ़खर ज़मान ने अपने आप को इंजर कर लिया, तो काइंडली बताएं कि उनकी इंजरी की क्या नौयत सामने आई है?
जी देखिए, अभी तक तो जो उनके टेस्ट वगैरह हुए हैं उसके मुताबिक जो है वो फ़खर जमान को थोड़ी संजीदा नौयत की इंजरी है कि उनको इतना चांस नहीं लिया जा सकता कि उनको भारत के खिलाफ जो है वो मैच खिलाया जाए। इसीलिए टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है कि उनको रेस्ट करवाया जाएगा। उनको अभी जो दुबई पाकिस्तान टीम जो रवाना हुई है उसके अंदर साथ फ़खर जमान जो है वो शामिल नहीं थे। फ़खर जमान को जो है वो पाकिस्तानी है, फ़खर जमान का जो है वो अब रीहैब शुरू होगा, उनके ऊपर जो है वो मजीद टेस्ट उनके करवाए जाएंगे और उसके बाद उनकी इंजरी की नौयत के बारे में मजीद जो है वो अंदाजा लगाया जाएगा कि वो अगले कोई मैच के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ कोई अवेलेबल होंगे या नहीं होगी। लेकिन ताहाल जो है वो उनको दुबई साथ नहीं लेके जाया गया, जो कि ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसके मुताबिक जो है फ़खर जमान अब टीम का हिस्सा नहीं है। और जो ज़राए की जानिब से बताना है कि इमामुल हक जो है वो उनको जो है वो टीम के अंदर शामिल किए जाने का कभी इम्कान है। उनका जो वीज़ा है प्रोसेस वो भी अब कर दिया गया है और उनका वीज़ा लग गया तो वो भी जो है वो बाद में पाकिस्तान टीम को कल तक जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। और अगर इमामुल हक का वीज़ा नहीं लग पाता किसी वजह से तो उस्मान खान को बतौर जो है वो ओपनर आजमाया जाने का जो है वो कभी इम्कान है, जो कि ज़राए की जानिब से बताना है। और टीम सिलेक्शन ने टीम जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये फैसला किया है कि इमामुल हक जो है वो प्लेइंग 11 में फ़खर जमान की जगह होंगे। अगर उनकी जगह भी नहीं बनती, अगर वो नहीं पहुंच पाते दुबई तो उनकी जगह जो है उस्मान खान को ट्राई किए जाने का इम्कान है। और साथ में प्लेइंग 11 के अंदर भी जो है वो एक आधी और तब्दीली का इम्कान है, जिसके अंदर सऊद शकील की जगह कामरान गुलाम को जो है वो दोबारा से टीम में शामिल किए जाने के इम्कान है भारत के खिलाफ। जी हमें चिराग बलोच अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हारून सर, उनका कहना था कि अब इमामुल हक के वीज़ा की प्रोसेसिंग शुरू कर दी गई है, अगर तो लग गया तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो शायद उस्मान खान ओपन करें। मतलब इतना बड़ा टूर्नामेंट है और हम अभी भी चांसेस पे चांसेस ले रहे हैं। वेरी वेरी सरप्राइजिंग। देखिए अमूमन होता ये है कि आप सर द सरप्राइजिंग बिट इज कि इंडिया है आगे हमारे। बिल्कुल इंडिया भी है, नो इट्स नॉट दैट। मैं जो भी चिराग बात कर रहे थे उसके ऊपर मैं हैरान ये हो रहा हूँ कि होता ये है कि आप 20 से 25 प्लेयर्स के वीज़ास लगा के रखते हैं, क्योंकि देखें ना ये हैपनिंग्स जो अनफोर्सिन हैपनिंग्स हैं ये हो सकती हैं, इंजरी का इशू हो सकता है। तो आपने कुछ ऐसे प्लेयर्स रखे हुए होते हैं कि जी अगर कोई एक आध ए प्लेयर अगर अनफिट होता है तो हमारे पास कोई बी प्लेयर ऑलरेडी मौजूद हो और उसका वीज़ा लगा हुआ हो। तो ये मैं बड़ा हैरान हूँ कि वीज़ास कैसे नहीं लगे हुए थे। आई थिंक अगर इमाम उनकी कंसिडरेशन में था और वो अगर 15 या 20 के स्क्वाड में वो था तो उसका तो वीज़ा लगा हुआ होना चाहिए। आई थिंक इमाम कंसिडरेशन में तो थे क्योंकि पीसीबी का फिटनेस टेस्ट उन्होंने तकरीबन हाँ जी पास किया 2 हफ्ते। सो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, जब वो था तो वीज़ा तो मेरे नज़दीक वीज़ा का कोई इशू नहीं होना चाहिए। वीज़ा पहले से तैयार होना चाहिए क्योंकि 15 से 20 प्लेयर्स के वीज़ाज लगे हुए होते हैं। सो ये अगर हुआ है तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट है उसने ये चीज़ें क्यों नहीं की हैं। आपस में कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि सिलेक्टर्स जो हैं वो 15 से 20 या 20 से 25 प्लेयर्स के नाम लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को दे देते हैं, जो उसके मुताबिक फिर वो उनके वीज़ाज वगैरह तैयार करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो ये तो बड़ी छंबे की बात है अगर ऐसी चीज़ है जो कि नहीं होना चाहिए। देन अगेन कमिंग बैक टू इमामुल हक, देखें अगर इमाम को और फ़खर को कंपेयर करेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़खर इज़ एन एक्सप्लोसिव बैट्समैन, वेयर एज इमाम का भी अगर आप वनडे का जो रिकॉर्ड देखेंगे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रन्स 48 की एवरेज है, इट्स नॉट बैड। बट जब अगर उसे स्ट्राइक रेट पे आते हैं तो वो हार्डली 80-82 का है। सो आप ये जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नज़र नहीं आ रही। सो अगेन अगर फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ इमाम मुलक चले भी जाते हैं, इमाम एंड बाबर दे विल ओपन द इनिंग सिमिलर पैटर्न पे वो लोग खेलेंगे, क्योंकि 70-80 के स्ट्राइक रेट से तो वो भी खेलते हैं कल की तरह जैसे डॉट बॉल्स खेले, इसलिए ये इश्यूज तो इनको रहेंगे। देखें मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो है ना बिल्कुल पैनिक सिचुएशन में है। उनको नहीं पता, क्योंकि अब उनको एक रिलाय करना पड़ेगा एक ऐसे बैट्समैन के ऊपर, जैसे अभी आपने उस्मान खान का जिक्र किया, जिसका कोई भी ओडीआई रिकॉर्ड नहीं है, यानी वो ओडीआई खेले ही नहीं है। देखिए ओडीआई और T20 क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ योर स्किल्स लेवल और एप्लीकेशन टुवर्ड्स इनिंग। हाँ, कि आप तो T20 में शुरू से ही आप हिट आउट करते हैं तो आप उसकी आदत बनी हुई होती है, लेकिन वनडे में ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू से आप आगे हिट आउट करेंगे। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर इनिंग। आप प्लान करते हैं कि जी मैं पहले सेटल डाउन हो जाऊँगा 3 से 4 ओवर। अगर आप जब भी देखेंगे 10 ओवर में 48 रन आपको मिलते हैं, वेयर एज T20 में आप 5 ओवर में 50-60 रन करना चाहते हैं। वेयर एज 10 ओवर्स में सारी टीमों ने आप देखें 50-60 के करीब करते हैं, 1 से 2 विकेट्स गिरती हैं, देन आखिर में जाके वो 300 से ज़्यादा का हदफ आप देखते हैं। जैसे न्यूजीलैंड को देखा 3 विकेट्स गिरी, उनके हार्डली 5 रन उनका एवरेज स्कोर था जब वो लेकर चल रहे थे, 3 विकेट्स गिरी हुई थी, उन्होंने पार्टनरशिप डेवलप की एंड देन दे वेंट ऑन टू हिट
आप न्यूजीलैंड टुवर्ड्स की दी बात कर रहे हैं, बट कल वही वाली बात है, न्यूजीलैंड का हमने जिस तरह देखा, जो उनकी अप्रोच थी, अगर एक प्लेयर आके नहीं स्कोर डाल रहा तो बाकियों ने अपने ऊपर खुद वो ड्यूटी ली। लेकिन हमारा तो कल जैसे कहते हैं कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ था, क्योंकि एवरीवन वाज क्रम्बलिंग। वो इसलिए देखें ना, मसला है कि हम क्योंकि जिन प्लेयर्स पे डिपेंड करते हैं उनको डिलीवर करना ज़रूरी है। दूसरी टीमें किसी एक पर्टिकुलर या दो पर्टिकुलर प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे उनके कल प्लेयर्स फेल हो गए जो कि उनको मैचेस जिता रहे थे। रिचर्डसन, केन विलियमसन फेल हुए, आपके वो डेरिल मिचेल फेल हुए, और उसके बाद आप देखेंगे जो लोग आउट ऑफ फॉर्म थे वो फॉर्म में वापस आए। विल यंग ने आके जो है वो सेंचुरी स्कोर कर दी। नीचे टॉम लैथम ने जो है वो टीम को लेकर चले, एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप की उन्होंने। उसके बाद फिलिप्स ने आके आखिर में जिस तरीके से उसने बैटिंग की, उसने टीम के स्कोर को 320 पहुँचा दिया। सो ये चीज़ तो पाकिस्तान के उसमें मुझे कैंप में नज़र नहीं आती, या पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में, ना ही बॉलिंग लाइनअप में मुझे नजर आती है कि कौन सा ऐसे इम्पैक्ट बॉलर होगा जो आके आपको विकेट्स लेके दे देगा। सेकेंडली मेरे लिए ये बात भी कंसर्न की है कि नेक्स्ट हमारा मैच है इंडिया के साथ। इंडिया हमारा शुरू से आर्च राइवल रहा है। हमने देखा है कि हमारे बड़े बड़े जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो इंडिया के सामने अपने नर्व्स पे काबू नहीं रख सकते। फॉर इंस्टेंस बाबर आजम के बारे में बहुत बात हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि कल वो बहुत सेल्फिश खेले, और इंडिया के सामने भी अब लोगों का ये कहना है कि वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह उन्हें करना चाहिए। देखिए इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट है मिनाइल। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप बाबर को एक कन्वेंशनल बैटर के रूप में देखते हैं। बाबर में जो इम्प्रोवाइजेशन आपको दूसरे बैटर्स में नज़र आती है, जिसमें कोहली है, जिसमें रोहित शर्मा है, जिसमें बाकी दूसरे ओपनर्स हैं, मैक्सवेल है, या और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जिनके भी आप अगर हम शेरियाज आए, जो भी यंग प्लेयर अभी आए हैं, वो ये है कि वो बॉल को उसकी मेरिट पे खेलने के साथ साथ इम्प्रोवाइज करके चौके और छक्कों की मदद से अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। बाबर इज़ अ कन्वेंशनल बैटर जो कि आपको अलोंग द ग्राउंड कवर ड्राइव अच्छी मार देगा, कट शॉट अच्छा कर देगा, पुल कर देगा, बट वो उस तरीके से एक्सप्लोसिवली नहीं खेल सकता जैसे दूसरे खेलते हैं। और हमने एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं कि बाबर जो है, क्योंकि की बैटर है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा है, लेकिन जो डिमांड करती है वनडे की क्रिकेट, या जो डिमांड करती है सिचुएशन अंडर इन द T20 सेटअप, उसमें बाबर इसलिए अपने आप को ओपन लेके आते हैं क्योंकि नीचे जाकर वो अपनी एक्सप्लॉइट्स नहीं दिखा सकते हिट करके। और यही एक रीज़न होगा जिसकी वजह से पाकिस्तानी थिंक टैंक ने समझा कि ठीक है, बाबर को ओपन ही ले चलते हैं, पूरे 50 ओवर उसको दें, और उसके साथ साथ वो जो है वो पूरी इनिंग भी खेले और टीम के दूसरे प्लेयर को साथ लेके चले, जो कि वो रोल कल वो बाबर नहीं निभा सके। सर, तो क्या लगता है आपको अब हमें क्या करना चाहिए आगे? नहीं, देखिए अब आपके पास देखिए मिनाइल स्क्वाड तो यही है, आपने इन्हीं में से खेलना है। एक सिर्फ चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप इंडिया के खिलाफ खेलते हैं ना, तो आपके अंदर एक अजीब सा जज्बा आता है जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं ना ऐसी आप कर जाते हैं जो यकीन नहीं आता उसके ऊपर। सो बस एक यही हम होप रखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, पाकिस्तान जज्बात में बहुत ही अच्छा खेल दे और इंडिया को जो है वो किसी तरीके से आउट प्ले कर दे। लेकिन इंडिया जिस तरीके से खेल रही है, जिस तरीके से उनका कॉम्पोजिशन बना हुआ है, जिस तरीके से उनके प्लेयर्स को अपने रोल्स का आइडिया है और वो डिलीवर कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। अभी हाल ही में जो इंग्लैंड की सीरीज़ हुई है उनकी उन्होंने वाइट वॉश की है। सो दे विल बी डेफिनेटली ऑन द हाई, बट स्टिल हमें तो देखे ना अब क्या है, हम बीइंग अ पाकिस्तानी हम सपोर्ट ही कर सकते हैं ना। सर, आप बात कर रहे हैं कि इंडिया की टीम हाई हॉर्स पे होगी, लेकिन मैंने जो उनकी कल देखी है, रोहित शर्मा के जो वर्ड्स देखे हैं वाइट वॉश करने के बाद भी उनके अंदर जो एक आजिज़ी नज़र आई, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट विद देयर लाइनअप, बट रोहित शर्मा का कहना था कि बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, और उनका कहना था कि हम किसी भी टीम को लाइट नहीं ले सकते। मतलब दे आर अनबीटन बाय इंग्लैंड एंड दे वर सो कंसर्न कि नहीं, हमने बहुत अच्छा खेलना है बांग्लादेश के, बिकॉज एवरी पॉइंट मैटर्स ऑन द टेबल। देखिए उसका रीज़न ये है कि देखिए ये उनकी प्रोफेशनल थिंकिंग है, ये उनकी प्रोफेशनल अप्रोच है। ये हो नहीं सकता कि वो अगर आप देखें ना, क्योंकि आपने मैदान में खेलना है, और जब आप मैदान में खेलेंगे तो आपके पास 3 डिपार्टमेंट्स है, आपकी बैटिंग है, आपकी बॉलिंग है, आपकी फील्डिंग है। जब ये तीनों डिपार्टमेंट्स में आप दूसरी टीम से ज़्यादा अच्छा खेलेंगे तभी आप जीतेंगे ना। और यही वो चीज़ रोहित शर्मा जो है वो बता रहा है कि ठीक है, हमारी टीम पूरी कंप्लीट है, हमारा पूरा कंप्लीट पैकेज है, बट इस पैकेज को डिलीवर करना है, आउट प्ले करना है जिसके खिलाफ हम खेलने जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी टीम हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो। सो इसलिए दूसरी टीमों की अप्रोच यही होती है कि वो अपना एक मैच उन्होंने ख़त्म किया, जीत गए, वो उसको भूल गए,
उनको पता है कि अगले दिन जो आना है वो नया दिन है और हमने नए सिरे से शुरू करना है। हमारे बैटर्स ने उसी तरीके से खेलना है। अगर एक फेल होता है दूसरे ने आके उसको कॉम्पनसेट करना है। बॉलिंग में अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा है तो दूसरे बॉलर ने आके उसको सपोर्ट करना है। सो इस तरह टीमें दूसरी चलती हैं। वेयर एज हम सिर्फ अजम्पशन पे चल रहे हैं कि जी हारिस रऊफ आउट कर देगा, नसीम शाह आउट कर देगा, शाहीन शाह आउट कर देगा। इट्स नॉट दैट, इस तरह नहीं होता। आपको हर दूसरी तीसरी इनिंग में आपका जो की प्लेयर है, जिसके ऊपर आप जिसको हम इम्पैक्ट प्लेयर कहते हैं, उसको डिलीवर करना है। आपकी 10 इनिंग्स गुजर जाती हैं, आपका प्लेयर कुछ नहीं करता। और पीछे बैकअप नहीं है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त पाकिस्तानी थिंक टैंक को हो रहा होगा वो यही है कि पीछे बैकअप नहीं है। जिनको आप लेके चले थे उनको आपने साइडलाइन कर दिया। इरफानुल्लाह खान नियाजी को आपने साइडलाइन कर दिया। आपने और जो एक दो प्लेयर्स लेकर गए हुए थे यंग जो अच्छा शो कर रहे थे, आमिर जमाल, आपने कहा जी उसके फिटनेस के इश्यूज़ हैं, उसको साइड कर दिया। जो खेलता हुआ आ रहा है वो टीम से बाहर हो गया, जो नहीं खेल रहा है वो टीम का पार्ट हो गया। सो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिलीवर करेंगे? सर, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा लगभग 40 मिनट के अंदर दूसरा मुकाबला शुरू होने वाला है बांग्लादेश और इंडिया का दुबई में। तो उसके ऊपर आते हैं, क्या लगता है आपकी प्रेडिक्शन आज क्या है? हमने आपसे कल भी ली थी, आपने कहा था इंडिया, अभी भी उसी पे हैं आप? नहीं बिल्कुल। देखिए इंडिया अगर आप देखा जाए ना एज ए पैकेज बहुत ही ज़बरदस्त टीम है। उनके पास उनकी बैटिंग बहुत ही पावर हाउस है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है और वो किसी एक पर डिपेंड नहीं करते। अभी ऑफ लेट अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा फेल हो रहे थे बट स्टिल दे केप्ट ऑन विनिंग। द मोमेंट रोहित शर्मा फॉर्म में वापस आए उन्होंने रन्स कर दिए। इसी तरह कोहली इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑन अ गुड डे ऑपोजिशन जब सामने जो भी होगी और जब उसको डिलीवर करना वो डिलीवर करेगा। उनका बॉलिंग पैकेज बहुत स्ट्रांग हो गया हुआ है। वो जो उनकी फास्ट बॉलिंग शामी के आने से, एंड देन उनके बाद जो 2-3 स्पिनर हैं, अक्षर पटेल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है, बैटिंग बहुत अच्छी करता है। जडेजा जो है बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। अब उन्होंने चक्रवर्ती को भी ले लिया है जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए आए हैं, उनको उन्होंने वनडे में इंक्लूड किया है। देन उनके पास वो वाशिंगटन सुंदर भी हैं जो ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी करते हैं लेफ्ट हैंडेड। सो कंप्लीट टीम है। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि अगर हम बांग्लादेश को पीछे देखें तो बांग्लादेश की टीम इतनी बुरी नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड विनिंग मैचेस अगर आप उनको कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ तो वो चीज़ नज़र नहीं आती। क्योंकि डेफिनेटली इंडिया इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम परफॉर्मिंग वेल, वेयर एज बांग्लादेश कुछ यंग लड़के उसमें आए हैं। आई थिंक उसमें अगर हम देखें तो एक फास्ट बॉलर नाहिद उनकी टीम में आए हैं जो 140 प्लस नाहिद राना बॉलिंग करते हैं और लेकिन उनका भी 3 सिर्फ वनडे खेले हुए हैं। तो अब आगे देखना होगा कि डिलीवर कैसे करते हैं। वो अभी भी अपने एक्सपीरियंस जो स्पिनर्स हैं उनके ऊपर वो रिलाय करेंगे। उनकी जो बैटिंग में उनके जो कैप्टन हैं अभी तक वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके हैं। सो वो एक्सपेक्ट करेंगे उनके पीछे टॉप ऑर्डर बैट्समैन महमूदुल्लाह उनके अच्छे बैट्समैन हैं। मुशफिकुर रहीम के ऊपर भी अभी भी वो डिपेंड कर रहे हैं। फिर उनका जाकिर अली एक आए हैं जो कि बहुत तेज़ी के साथ बैटिंग करते हैं और वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। सो मुकाबला तो मुझे अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है और हम कह नहीं सकते इंडिया डेफिनेटली फेवरेट है, बट बांग्लादेश को हराना कोई इतना आसान भी नहीं होगा। सर, आज वेदर कंडीशन में पिच की बात कर ली जाए तो दुबई की पिच है, ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस हैं जैसे पाकिस्तान और दुबई, सेम टेम्परेचर होता है, सब कुछ होता है, सनी डे है। तो क्या लगता है कि आज जो भी टीम जीतेगी टॉस उसको किस तरफ जाना चाहिए फॉर अ बेटर चांस ऑफ विनिंग? देखिए मेरे अपने नज़दीक दोनों टीमें, अब देखें कि टॉस इस बात का जामिन नहीं है कि आप मैच जीत जाएंगे, लेकिन अगर आप टॉस जीत के जो भी आपने प्लान किया हुआ है, पहले बैटिंग करना है या पहले बॉलिंग करना है, तो आपने उसके मुताबिक टारगेट्स रखे हैं ना। मैं अगर पहले बैटिंग कर रहा हूँ तो मेरे जहन में एक अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर 320 प्लस अपने जहन में रखता हूँ कि मेरी टीम को 30 रन से ज़्यादा करके देने पड़ेंगे तो मेरी बॉलर जो टीम जो है वो बॉलिंग वो डिफेंड करेगी उसको। इसीलिए अगर मैं पहले बॉलिंग करता हूँ तो मेरे जहन में होगा कि यार इस पिच के ऊपर हम कितने रन में इनको रिस्ट्रिक्ट कर लें तो हमारे लिए आसान होगा। सो वो उनके जहन में है कि जी अगर 250 और 260 में हमने रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसके लिए अर्ली विकेट्स लेनी है, उसके लिए क्या हमारे पास बॉलिंग पूरी है कि नहीं है और हमें उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और इन सारी चीज़ों में फील्डिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कल भी अगर आप देखें कि न्यूजीलैंड के फील्डर्स ने कुछ लैप्सेस दिखाए वरना पाकिस्तान की टीम इतने भी रन ना करती। सो ये एक वो एलिमेंट होगा जो कि डिसाइसिव रोल प्ले करेगा इन टर्म्स ऑफ विनिंग और लूज। और सर आज की पिच पे स्पिनर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल अपना? देखिए जो दुबई की पिचेस में आपके 2 स्पिनर्स तो हमेशा खेलते हुए नज़र आते हैं,
वहाँ भी तकरीबन, क्योंकि आपने कहा कि जिसे सनी है और वहाँ भी रिवर्स स्विंग के चांसेस होते हैं, सो आपके पास 3 फास्ट बॉलर तो होने ही होने चाहिए। इंडिया डेफिनेटली उसको एज है क्योंकि उसके पास एक ऐसा ऑलराउंडर मौजूद है हार्दिक पांड्या, जो कि बॉलिंग भी बहुत तेज करता है और वो बड़ा एक्सप्लोसिव किस्म का बैट्समैन है जो आके मैच के कॉम्प्लेक्शन को चेंज कर देता है। एक एग्रेशन है उनकी अप्रोच, एग्रेशन है, तो इसलिए उनके पास उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो अर्ली स्टेजेस पे आके काफ़ी प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं, क्योंकि वो विकेट्स टेकिंग एबिलिटी रखते हैं। इसके बाद वो जब बैकअप में स्पिनर्स आते हैं तो वो भी इतनी आसानी से आपको रन्स नहीं देते, तो इसलिए बांग्लादेश की बैटिंग को बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग करनी होगी अगर वो पहले बैटिंग करते हैं, और अगर बाद में भी बैटिंग करते हैं उनको जितना भी टारगेट उनको मिलेगा तो उसको लेने के लिए उनको इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग के साथ। सर क्या लगता है हार्दिक पांड्या की जब बात की जाए और इंडिया के जब बॉलर्स की बात की जाए, आपने जैसे कहा कि उनके स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, उनके फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो कौन एक अच्छा मैच देगा बांग्लादेश के बैट्समैन में? देखिए मेरे अपने नज़दीक मैं अगर हृदय को देखता हूँ, उसने भी पीछे काफ़ी अच्छे रन्स किए हैं। मुशफिक रहीम को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो डिलीवर करेगा। महमूदुल्लाह मैं आई फील कि उनको करना चाहिए। अभी ऑफ लेट मैंने सोमिया सरकार को भी देखा कि वो लेकिन देखें ये तो ठीक है बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि जो बांग्लादेश की बॉलिंग है वो किस तरीके से इंडिया के बैटिंग पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी या विकेट्स लेगी। उसके लिए उनके पास जो आमरी है वो मैं देखता हूँ कि उसमें नाहिद राना का नाम बड़ा ले रहे हैं कि वो बड़े अच्छे अंदाज में बॉलिंग करता है और तेज़ बॉलिंग भी करता है। हमने हमारे यहाँ भी जब पाकिस्तान में भी आया तो उसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। फिर तस्कीन अहमद उनके पास एक और फास्ट बॉलर हैं, तो उनके पास भी बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके एक और लेफ्ट आर्म फास्ट में जो स्लो डिलीवरी भी बहुत अच्छे करते हैं, बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं। सो ऑलराउंड एबिलिटी तो उनके पास भी है। मेहदी मिराज जो है आगे ऑफ स्पिनर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। रिशाद उनके एक लेग स्पिनर हैं, वो आजकल उनको वो टीम में डालते हैं। सो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं उनके पास, ऑफ स्पिनर भी है, राइट आर्म लेग स्पिनर भी है, मीडियम पेसर्स भी हैं। सो वो भी एक अच्छा पैकेज है इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये नहीं है कि सिर्फ एक ओपनर से खेल रहे हैं। सर अभी टाइम हुआ है ब्रेक का, होपफुली व्हेन वी रिटर्न तो हमारे पास टॉस का फैसला होगा। व्यूअर्स आप देखते रहिए चैंपियन का फैसला। जी हारून सर, टॉस हो चुका है, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग की तरफ पहले गए हैं, तो हाउ डू यू सी दैट? और उनके शंतों का कहना था कि हम लोग बैट फर्स्ट करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस हम इंशाल्लाह अच्छी देंगे, और दूसरा उनका ये भी कहना था कि उनकी जितनी भी इंजरीज हुई थी वो उनके सारे जितने बॉयज़ हैं दे आर इन गुड शेप, सो दे लोग मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंट तो नज़र आ रहे हैं। वो इनकरेजिंग साइन है आई थिंक इनके लिए, और एक फ्रेश पिच के ऊपर क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा टॉल स्कोरिंग मैच होने नहीं जा रहा, क्योंकि जो मैं पिच की रिपोर्ट देख रहा था कि उसमें यही है कि जो वो ग्राउंड्समैन यही कह रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा बड़े रन्स तो नहीं होंगे। सो पहले बैटिंग सूटेबल हो सकती है क्योंकि फ्रेश पिच होती है तो अच्छा रोल हुआ होता है, उसका एडवांटेज लेके अगर ये राउंड अबाउट 270 प्लस अगर कर जाएंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इंडिया चेज़ नहीं कर सकेगी। दूसरी तरफ जब मैं इंडिया को देखता हूँ उनका रोल ये होगा कि अर्ली स्टेजेस पे वो विकेट्स लें, क्योंकि वो जो भी अर्ली मॉइस्चर आई डोंट थिंक सो वहाँ इतना ज़्यादा, क्योंकि धूप होती है तो इतना मॉइस्चर तो रह नहीं गया होगा। लेकिन जो ग्राउंड की डायमेंशन में मुझे अजीब सी एक चीज़ नज़र आई कि वो ये कि एक साइड की बाउंड्री बहुत बड़ी है, अच्छा राउंड अबाउट 80 के करीब है, दूसरी तरफ 57 या 60 यार्ड्स की बाउंड्री है। सो जो प्लेयर्स हैं और जो बॉलर्स, कैप्टन्स को बड़े टेक्टिकली अपने बॉलर्स को इस्तेमाल करना होगा कि जहाँ बड़ी बाउंड्री है वहाँ पर स्पिनर्स को कब लेकर आते हैं कब नहीं, और जहाँ छोटी बाउंड्री है वहाँ पर अपने फास्ट बॉलर्स को इस्तेमाल करें। सो अच्छा कॉन्टेस्ट नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि इंडिया के पास जिस किस्म की बॉलिंग आमरी है, उन्होंने कहा जडेजा भी टीम में आ गए हैं, शामी वापस आ गए, तो आई थिंक उनकी पेस ट्रैक भी उतनी अच्छी होगी और उनकी स्पिनिंग भी उतनी अच्छी होगी, और उनकी फील्डिंग आपको पता ही है कि हमेशा से आउटस्टैंडिंग होती है। लेकिन बांग्लादेश को भी एक चांस नज़र आ रहा है क्योंकि इस चैंपियंस ट्रॉफी में आप एक भी मैच लूज़ करते हैं तो सारा का सारा प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि फिर क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरी टीमों के भी नेट रन्स बढ़ गए होते हैं, और आप एक दूसरे के साथ जब मैच खेलेंगे तो आपको रन्स ज़्यादा करने हैं, आपको मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो ज़्यादा करनी है, जिसकी वजह से आप दूसरी टीम को मैच कर सकें। जो टीम तो स्ट्रेट अवे 2 मैच जीत गई वो तो क्वालिफाई कर जाएगी, जो एक मैच की सिचुएशन में रह जाएंगे उनके लिए इशू हो जाएगा कि जी वो नेट रन रेट के ऊपर कौन सी टीम क्वालिफाई करती है। तो ये चीज़ देखते हुए आई थिंक रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि अब क्योंकि हम टॉस नहीं जीते, हमको
जो है अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी हमारे बॉलर्स को, और फील्डर्स को वो रोल प्ले करना होगा कि उनको कम स्कोर के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करें। एग्जैक्टली उनका ये कहना था कि अब हम देखते हैं, करते हैं, खेलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस उनकी तरफ से नहीं नजर आया। अच्छा, शंतो का कहना था कि दे आर गोइंग विद 3 स्पिनर्स एंड 2 सीमर्स, मतलब हम देख रहे हैं कि इन पिचेस के ऊपर स्पिनर्स का कितना अच्छा हो सकता है, एंड दे आर गोइंग विद 3 स्पिनर्स, तो हाउ डू यू सी दैट? देखिए उनके पास, इसलिए देखें जो 3 स्पिनर्स की वो बात कर रहे हैं ना, ये हर वो टीम अफोर्ड कर सकती है जिनके स्पिनर्स बैट भी कर सकें। अगर आप देखें कि मिराज इज़ ए गुड बैटर और प्रॉपर बॉलर है, इसी तरह वो नसीम जो है वो भी हिट भी मारते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, जाकिर अली वो भी बॉलिंग भी कर सकते हैं। सो इसलिए उन्होंने जो स्पिनर्स के ऊपर अपना महमूदुल्लाह बॉलिंग भी कर सकते हैं, और वो 2 उन्होंने पेसर रखे हैं, तो 2 पेसर में मुझे लगता है कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो उनका बड़ा एक्सपीरियंस वो है, प्लेइंग 11 भी अब सामने आ गई होंगी। सो उसमें ये देखना होगा कि उन्होंने जो 2 फास्ट बॉलर्स रखे हैं वो कौन कौन से फास्ट बॉलर्स हैं। सो वो अगर प्लेइंग 11 आ जाएगी तो मैं पूरा आइडिया हो जाएगा कि ये सेकंड टाइम जब बॉलिंग करेंगे तो इनका रोल क्या है, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ है सिलसिला, उसमें ड्यू फैक्टर अभी तक दुबई में नहीं आया, कि वहाँ पर पिछले 1-1.5 महीने से भी जो भी मौसम चल रहा है उसमें ड्यू फैक्टर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर विकेट थोड़ा सा भी क्रम्बल करती है तो सेकंड टाइम बॉलिंग के लिए आसान हो जाएगी, यानी वहाँ हो सकता है बॉल ग्रिप करने लगे, स्पिन होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा वेरिएबल बाउंस हो जाए। सो फिर सेकंड टाइम जो बैटिंग कर रही होती है उसको जो भी टारगेट मिलता है ना, उसको अचीव करना इतना आसान नहीं रहता। अच्छा, सेकंड टाइम अचीव करना आसान नहीं रहेगा अगर तो ड्यू फैक्टर नहीं आता, बॉल अगर वेट नहीं होती, कंडीशंस अगर वेट नहीं होती, तो जब ड्राई कंडीशन के ऊपर, जैसे हमने कल देखा कि इवन यहाँ पर हमारे कराची की पिच के ऊपर आपके न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को अच्छा खासा टर्न मिल रहा था। सो वहाँ भी यही सिचुएशन होगी कि सेकंड टाइम अगर ये बिल्कुल ड्राई रहती है तो टर्न अप्रिशिएबल हो सकता है, जिसमें स्ट्रोक मेकिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अच्छा सर, हमने दोनों कैप्टन्स का सुना, तो आपको उनके मोरल्स कैसे लग रहे थे? देखिए, अब जो प्रोफेशनल क्रिकेट हो गई है ना, इसमें आप ये नहीं देखते कि सामने आप किसके खिलाफ खेल रहे हैं, आपको अपने वो रोल प्ले करना होता है। आपका इंडिया के साथ मैच हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो, अगर मैं किसी भी टीम का पार्ट हूँ तो मुझे पता है कि अगर इनको मुझे बीट करना है तो मैं अपनी उससे बेहतर कारकर्दगी दिखाऊंगा तो मैं इनको बेहतर कर सकूंगा ना, या उनको बीट कर सकूंगा। तो इसलिए ये इनका प्लान था कि टॉस अगर जीतते हैं बांग्लादेश वाले, ये पहले बैटिंग करेंगे। इनके ज़हन में डेफिनेटली समवेयर अराउंड 300 के करीब का टारगेट होगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो दुबई की पिचेस के ऊपर ना, जो हाईएस्ट अगर आप देखें इनके भी एवरेजेस में देख रहा हूँ कि 248 या 280 या 260 के करीब करीब तो चेज़ हुए हैं, और उसमें टीमें मैचेस जीती भी हैं। सो जो मुझे पार स्कोर नज़र आता है वो 275 प्लस नज़र आता है, इन ऑर्डर टू पुट अप अ गुड स्कोर, अ डिसेंट स्कोर ऑन द स्कोर बोर्ड, ताकि जो टीम बैटिंग सेकंड करने आ रही है उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। ओके, सो बांग्लादेश आप कह रहे हैं कि ट्राई करेगी कि 270 प्लस तो ज़रूर करे। अच्छा सर, क्राउड फेवरेट की बात की जाए तो बिकॉज दुबई में मैच है, क्राउड फेवरेट तो वहाँ पर इंडिया है, तो क्या उसका कोई फ़र्क पड़ता है जब मैच खेल रहे हो? देखिए, क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट एंगल से देखता हूँ, क्योंकि देखिए जिस भी मुल्क के फैंस हैं उनके जहन में तो उनकी टीम सबसे बेहतर है ना, तो उन्होंने जीतना ही जीतना है। क्राउड एक्सपेक्टेशंस की वजह से प्लेयर्स एट टाइम्स कभी अंडर प्रेशर आते हैं, क्योंकि उनको पता है यार, क्योंकि ये तो पैशनेट लोग, इतने पैशनेट हैं अबाउट क्रिकेट, सो वो हार तो बर्दाश्त ही नहीं कर सके। अब आपने कल देखा होगा कि उसके बाद आप मीम्स देखें ना कैसी बन रही हैं, लोग बाबर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, टीम को बुरा भला कह रहे हैं, आपके सोशल मीडिया भरा हुआ है जी। तो यही आलम जो है वो इंडियंस का भी है, इंडिया का भी प्रेस, इंडिया का भी मीडिया, बांग्लादेश का भी प्रेस, बांग्लादेश के भी तमाम फैंस जो है ना, जब वो टीमें हारती हैं तो वो बड़ा इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। तो वो एक प्रेशर टू सम हाउ प्लेयर्स के ऊपर पड़ता है। लेकिन आई थिंक जब आप मैदान में उतर जाते हैं ना, देन यू जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। आपको पता है कि ये मैच है, इसको मैंने अच्छा करना है और मैंने जीतना है। क्राउड तो अपना वो एंजॉय करेगा, चौके छक्के और सारी चीज़ें, उनकी सपोर्ट भी होगी कि जो भी उनकी फेवरेट टीम है वो जीते। लेकिन जो टीम खेल रही है उसके 11 के 11 प्लेयर्स टोटली फोकस होते हैं कि मेरा रोल क्या है और मैंने उसको कैसे निभाना है।
सर हम बात करें क्राउड फेवरेट्स की, तो इंडिया की तरफ से श्रेयस अय्यर के ऊपर आज बहुत ज़्यादा लाइमलाइट है, बिकॉज उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो उनकी अप्रोच है टुवर्ड्स बैटिंग, तो वो आएंगे एंड ही विल पुट द मोस्ट स्कोर ऑन द बोर्ड। इसमें तो कोई शक नहीं है। श्रेयस अय्यर को अगर आप उसकी पिछली परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो उसने तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है अभी इंडिया के खिलाफ, सॉरी इंग्लैंड के खिलाफ। और दूसरी तरफ जो इनके मेन स्टे हैं, जो इनके बैटर्स हैं, जिसमें कोहली हो गया, वो कोई इतना ज़्यादा फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। सो इसीलिए ये जो यंगस्टर्स आके, जो न्यू कमर्स आके टीम को सहारा दे रहे हैं, तो ये तो बड़ी खुशाइंद बात है इंडिया की टीम के लिए कि वो किसी एक कोहलीज पे या रोहित शर्मा पे इस तरह डिपेंड नहीं करते। राहुल भी आके आपको एक अच्छी इनिंग खेल देते हैं, श्रेयस अय्यर जो है वो आके अच्छी इनिंग खेल देते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे हार्दिक पांड्या जो है वो नीचे आके अगर टीम मुश्किल में है वो अपना रोल प्ले कर देते हैं। सो ये चीज़ें तो हैं, किसी एक आध प्लेयर के ऊपर आप डिपेंड तो करते हैं, लेकिन अगर वो फेल हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जो साथी हैं वो उसका रोल जो है ना वो ना निभाएं या उसको ना अपनाएं कि जी अब ये फेल हो गया, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं टीम के स्कोर को ऐसी जगह पे ले जाऊं जहां हम जीतने का जामिन बने। सो यही चीज़ है, बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं अगर उनके एक दो प्लेयर्स आउट हो जाते हैं उनके, तो मेरे अपने नज़दीक में घबराना नहीं चाहिए और वो अपनी पूरे 50 ओवर्स की उनकी फिक्र करनी चाहिए। ठीक है, लगभग 15 मिनट रह गए मैच शुरू होने में, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। देखते रहिए चैंपियन का फैसला। अफगानिस्तान के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका कहना था कि उनको पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पश्तून स्पेशली जो हैं, वो उनको भी सपोर्ट करते रहेंगे। सर, कमिंग बैक टू आज का मैच, अब लगभग 10 मिनट रह गए हैं मैच शुरू होने से पहले। इंडिया का हमने भी देखा, इंडिया भी इज़ गोइंग विद 3 स्पिनर्स, आप बांग्लादेश भी देख लें 3 स्पिनर्स, तो मुकाबला तो टक्कर का होने वाला है क्योंकि दोनों टीम बराबर की है ऑलमोस्ट। जब आप उसकी वेरिएशन देखी जाए तो वेरिएशन इक्वल रखी है। बराबर की तो मैं नहीं कहूँगा, इंडिया को स्टिल मैच दूंगा। वो इसका रीज़न ये है कि एक तो ये वो पिछले जितने भी मैचेस अभी खेल के आ रहे हैं, 4 से 5 मैचेस जो खेले हैं वो जीते हैं। वेरएज़ बांग्लादेश की तरह अगर हम देखते हैं तो वो मैचेस हारते हुए इस टूर्नामेंट में आए हैं। सो थोड़ा सा उनको बहुत ही समझे कि आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस देनी होगी अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि जो इंडिया का जो सबसे बड़ा जो मैं आपको बता रहा था ना कि बैलेंस क्यों अच्छा हो जाता है कि 2 उन्होंने फास्ट बॉलर खिलाया, उन्होंने हर्षित राणा को खिलाया इंस्टेड ऑफ हर्षदीप सिंह, जो कि एक बहुत ही अच्छे बॉलर थे, उनकी जगह उनको लेकर आए हैं शामी हैं, एंड देन उनको जो बैक करता है वो करता है हार्दिक पांड्या। सो इनफैक्ट इंडिया 6 के 6 टॉप क्लास बॉलर के साथ जा रही है, यानी ऐसा नहीं है कि उनका पास पार्ट टाइम बॉलर है। अक्षर पटेल इज़ अ जेन्युइन स्पिनर, जडेजा इज़ अ जेन्युइन स्पिनर, कुलदीप यादव इज़ अ जेन्युइन स्पिनर। सो उनके जो बॉलिंग अटैक है, अगर कोई एक आध को मार भी पड़ जाती है तो उसको बचाने के लिए उनके पास रेगुलर बॉलर है। मेरे दूसरी टीमों में पार्ट टाइम बॉलर्स आ जाते हैं, हमारे पास तो है ही पार्ट टाइम बॉलर्स। एक हमारे पास स्पिनर है और उसके बाद 2 आप कभी सलमान को और कभी उसको। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो मैं देख रही हूँ कि नाहिद राणा को वो नहीं खिला रहे। बट वो क्यों? क्योंकि वो तो एक की प्लेयर हो सकते थे। नहीं अभी नहीं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है और अगेंस्ट टॉप टीम आई थिंक प्रॉब्ली ये एक्सपीरियंस के साथ गए हैं। मुस्तफिजुर जो है वो उनका मुस्तफिजुर रहमान, वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, उसमें वेरिएशन काफ़ी है। देन तस्कीन जो कि काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, प्लस उनको फिर जो बैकअप करेंगे वो उनके वो स्पिनर्स हैं जिसमें उन्होंने अपना ऑलराउंडर्स डाले हुए हैं। मेहदी मिराज हैं और रिशाद को उन्होंने खिलाया जो राइट आर्म लेग स्पिनर है। सो उन्होंने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बॉलिंग को बैलेंस तो किया है और एक्सपीरियंस और यंग यानी न्यू कमर का उन्होंने मिक्स किया है। सो इट विल ऑल डिपेंड कि इनकी बैटिंग किस तरीके से परफॉर्म करती है वाइल बैटिंग फर्स्ट। इवन इंडिया अगर टॉस जीतता तो शायद वो फील्डिंग ही करता। फील्डिंग ही, हाँ जी, उनका यही कहना था कि वो शायद फील्ड ही पहले करता। ये हुआ कि दोनों की जो प्लानिंग थी उसके मुताबिक चीज़ें, प्लान ए के मुताबिक ही सब कुछ हुआ है। अब उसको फिर एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो देखना है, जो बेहतर एग्जीक्यूट कर गया वो आज जीत जाएगा। ठीक है, आप जब ऐसे बात कर रहे हैं तो मतलब आप मुझे लगता है बहुत फोकस्ड हैं कि शायद इंडिया ही जीतेगा, बट क्या कोई चांस भी नहीं कि हम एक अपसेट देख लें? देखिए जी, पाकिस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं चाहूँगा कि बांग्लादेश जीते, बांग्लादेश। लेकिन अगर आप टीम की ओवरऑल बैलेंस को देखते हैं, परफॉर्मेंसेस को देखते हैं और स्किल्स के लेवल को देखते हैं तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि इंडिया इज़ अ बेटर टीम। लेकिन बेटर टीम हार भी सकती है, ऐसा नहीं है। हमने इस तरह के बहुत सारे अपसेट्स देखे हैं, लेकिन ऑन पेपर ऐसा लगता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है जिस तरीके से इंडिया खेलती हुई आ रही है। बांग्लादेश को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस मैच को जीतने की। ठीक है
सर आई थिंक बांग्लादेश जो है वो तंजीद हसन के साथ और सौम्या सरकार के साथ ओपन करेगा। जी, ऐसे ही। तो उनकी आप पार्टनरशिप कितनी अच्छी देखते हैं, कितने स्कोर वो डाल सकेंगे? देखिए, एक चीज़ तो अपने जहन में रखें कि ये जो पार्टनरशिप्स है ना, इनको somehow or the other 4 and 5 रन एन ओवर के एवरेज के साथ जाना पड़ेगा फर्स्ट 10 ओवर्स में। अगर ये 50-60 रन भी कर जाते हैं 10 ओवर्स में विदाउट लूजिंग अ विकेट और 1 या 2 विकेट्स लूज करके, तो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा नीचे आने वाले बैटर्स को कि वो उसको और लेकर जाके उसको और इम्प्रूव करें। और आखिर के ओवर्स में इनके पास डेफिनेटली 10 ओवर्स में बैटर्स होने चाहिए जो कि हिट मार सकें। और वो मुझे लगता है जाकिर अली के ऊपर वो जहन में है, उनका नसीम अहमद के ऊपर है कि वो शायद आके आखिर में हिटें मार सकें। महमूदुल्लाह भी जो है वो आखिर में, मिराज मेहदी भी आके बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। तो अर्ली स्टार्ट अच्छा मिलना चाहिए। अगर इंडिया 3 से 4 विकेट्स विदिन 10 ओवर्स ले जाता है या विदिन 15 to 20 ओवर्स ले जाता है और रन इतने ज़्यादा कंसीड नहीं करता, तो हावी रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर आपके ओपिनियन का। जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम खत्म होता है, लेकिन एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे पोस्ट मैच डिस्कशन को लेके रात 12:10 पर। देखते रहिए चैंपियन का फैसला ऑन योर न्यू न्यूज़।